हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रशांत सर का नया वीडियो आया है स्टडी IQ IS चैनल पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रशांत सर बहुत ही बढ़िया समझाते हैं, स्पेशली वर्ल्ड अफेयर्स जो होते हैं और जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं। तो उनके मुझे ये बेस्ट टीचर लगते हैं। तो उनका भी एक वीडियो आया है कि पैनिक इन कनाडा इन US एज रशिया एंड चाइना सेंड न्यूक्लियर बॉम्बर नियर अलास्का। सो अलास्का एक यूनाइटेड स्टेट का एक अलग सा हिस्सा है, जो आपको मैप में भी दिख जाएगा, USA के मैप में भी। कि बीच में कनाडा है और वापस US है, और उधर भी अलास्का जो भी USA का पार्ट है। हालांकि अलास्का पहले रशिया के पास हुआ करता था, पर रशिया ने उसको बेच दिया USA को। उस समय उनकी दोस्ती हुआ करती थी रशिया US की। ऐसा सोचने में ही बड़ा अजीब लगता है कि रशिया और USA की भी कभी दोस्ती रही हुई होगी। पर अब इतने दोनों एकदम आमने सामने। तो फटाफट वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है करंटली। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ज्योग्राफी के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो दुनिया में दो सेफेस्ट मेजर कंट्रीज कौन से हैं, तो एक बार को आप कह सकते हैं कनाडा एंड US। दोनों की आपस में कोई एनिमिटी नहीं है। दोनों का एनिमिटी का मतलब ये है कि भाई दोनों का आसपास कोई दुश्मन देश उनसे बाउंड्री नहीं है। जैसे अपने इंडिया की है, चाइना के साथ बाउंड्री है, जिनसे अपनी मतलब दुश्मन तो नहीं पर जिनसे अपनी लड़ाई है, मतलब जो अपने बॉर्डर में अपनी तरफ एग्रेसिव दिखाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान है। पर कनाडा की बाउंड्री दोनों तरफ USA से लगती, बाकी दोनों तरफ ओशियंस है। सेम USA का केस है, उसके आसपास कोई भी उसका एनिमी कंट्री नहीं। तो वो उनको फायदा मिलता है इससे। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है और आसपास दोनों कंट्रीज के कोई भी दुश्मन नहीं है, मगर रशिया और चाइना ने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बिल्कुल इनके पास भेजकर कई सालों में पहली बार इन दोनों कंट्रीज को यह बताया है कि डर क्या होता है, व्हाट इज फियर। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल यू US को डराना ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी रशिया ने ही ऐसा किया था, जब क्यूबा में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी थी। तो वो भी बहुत ही डर का माहौल था उस समय US में। और अब ये वापस इन्होंने ऐसा किया है। यूएस और कनाडा को अपने फाइटर जेट्स रवाना करने पड़े, क्योंकि रशिया और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं ये बिल्कुल इन दोनों कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे थे। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा था कि चाइना और रशिया ने अपने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ये दोनों एक एक्सरसाइज के अंडर डिप्लॉय कर दिए पैसिफिक ओशन में। उसके बाद ये दोनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लगातार बढ़ रहे थे अलास्का की तरफ। और मैं आपको बता दूं, आराम से ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अलास्का को क्रॉस करके कनाडा तक जाने वाले थे, मगर अचानक से क्या होता है कि अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जो रेडार लगा रखे हैं कनाडा और US ने, ये अलर्ट हो जाते हैं और US और कैनेडियन फाइटर जेट्स ये रास्ते में आ जाते हैं। नहीं तो सिचुएशन मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी, एक कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो सकती थी। अब वैसे आप पूछोगे ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन क्या होता है। देखिए, एक कंट्री की जो टेरिटरी है उससे 200 नॉटिकल माइल आप कह सकते हैं उसके आगे कंट्रीज मान के चलती हैं कि उनका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है। तो जैसे ही वहां पर रशिया और चाइना के न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पहुंचे, कनाडा और US अलर्ट हो चुके थे। और आप देखोगे दुनिया भर में ये हेडलाइन बनी है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट एट ऑल। ऐसा नहीं था कि रशिया चाइना के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये कहीं और जा रहे थे, रास्ते में चले गए अलास्का की तरफ। नहीं, रशिया ने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी करी है रिलीज, और ये भी बताया है कि रशिया और चाइना कल को अगर मान लो एक मेजर वॉर फेस करते हैं तो उस केस में एक दूसरे का साथ कैसे निभाएंगे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहां पर काफी बार ये देखा गया कि चाइनीज बॉम्बर्स को गार्ड कर रहे थे रशियन सुखोई फाइटर जेट्स और रशियन बॉम्बर्स को गार्ड कर रहे थे चाइनीज फाइटर जेट्स। नाउ जो वीडियो रशिया ने करी है रिलीज, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और अगेन मैं आपको बता दूं ये एक मेजर इवेंट है, USA इसको भूलेगा नहीं। पहली बार सही में बहुत मेजर इवेंट है कि रशिया चाइना साथ में आके US को डरा रहे हैं। तो ये US क्या, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है। आप कह लीजिए US और कनाडा दोनों ने फील किया है कि डर होता क्या है। ना इधर आप देख पाओगे ये फुटेज है रशिया के रक्षा मंत्रालय की, जहां पर ये ओपनली कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अलास्का के हम बहुत ज़्यादा करीब गए थे विद द चाइनीज एयरफोर्स। इधर आप देख पाओगे वीडियो। ये ऑफ कोर्स एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। ये एयरक्राफ्ट किसी और एयरक्राफ्ट को अटैक नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं अकेले डिफेंसलेस होते हैं, मगर इनकी कैरियंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कल को आपको अगर मान लो एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करना है जो कई शहरों को, एक दो शहर नहीं
कई शहरों को लेवल कर दे, तो उस केस में एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की आवश्यकता होती है। ना मुझको यहाँ पर वैसे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास खुद के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। एक यूएस, फिर रशिया और चाइना। जी हाँ, इंडिया के पास एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है नहीं। हमारे देश में देखिए, हमने कभी, आप क्या, आपको क्या लगता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए। बिल्कुल हमें किसी पे एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, पर उसके लिए, पर हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल हमारे पास होना चाहिए। चलो, नीड महसूस नहीं करी कि हमारे पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो एक हैवी बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब कल को कहीं पे गिरा दे, या फिर आपको अगर मान लो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराने हैं, तो उस केस में भी हमने कभी इसकी नीड महसूस करी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे, हमारे कई रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल्स ने ये बात लिखी है कि शायद इंडिया को भी एक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर या तो बनाना चाहिए, या फिर रशिया से या परहैप्स इवन यूएस से इसे परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप कह लो कहीं ना कहीं इसकी बनती है। जो भी टॉप न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं आज के समय, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्रीज है दुनिया की, वो एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर अपने पास रखते हैं, चाहे उसका यूज एक बार को मैसिव स्केल पर ना भी हो, बट इट इज स्टिल देयर। और आप अगर मुझसे पूछे तो इंडिया के लिए गेम चेंजिंग मूवी हो सकता है अगर हम यूएस मिलिट्री का B-21 रेडर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर परचेज कर ले। वैसे मुझे क्लियर करना पड़ेगा, यूएस मिलिट्री भी अभी के लिए ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर यूज नहीं कर रही, क्योंकि ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है। बट ये एक स्टेल्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, मतलब कि रेडार पे इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कब ये बॉम्बर किसी कंट्री की टेरिटरी में चला जाए, उस कंट्री को पता भी नहीं लगेगा। मैं एक जो क्लिप है इसकी, ये कितनी बड़ी एडवांटेजेस होगी उस मिलिट्री के पास जिसके पास ऐसे बॉम्बर है, स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, कि आप उनकी उसमें घुस जाओ और वहां पे आप बॉम्ब कर आओ, और उसकी किसी को भी पता ही नहीं है कि बॉम्ब कब आया, कहाँ से गिरा, कौन छोड़ के गया, क्योंकि वो गिरने में भी टाइम लगता है, तब तक वहां से निकल चुका होता है वो बॉम्बर। ये आपको दिखाना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। ये आपके सामने है यूएसए का B-21 रेडर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। इसकी शेप ही बहुत यूनिक है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और यहाँ पे आप देख पाओगे नेचर की जो आप कह लो बर्ड्स होती हैं, काफ़ी बार उनकी शेप से इंस्पायर्ड है ये पूरा डिज़ाइन। और रेडार पे काफ़ी बार ये डिटेक्ट हो नहीं पाता। तो अगेन मेरे हिसाब से अगर कल को हमें परचेज करना है एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, और मैं यहाँ पे 3-4 साल आगे की बात कर रहा हूँ, ये डिसीजन इमीडिएटली हम तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इमीडिएटली हमारी कई और रिक्वायरमेंट्स हैं। सबमरीन्स अपग्रेड करनी है, फ्रिगेट्स अपग्रेड करनी है, टैंक्स हमको नए चाहिए। तो पहले जो वो नीड है वो हम पूरी करेंगे। उसके बाद इवेंचुअली जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो यूएस इंडिया रिलेशंस का मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा टेस्ट ये होगा कि क्या यूएस इंडिया को ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सेल करने को तैयार होगा या नहीं होगा। यूएस यूजुअली इस टाइप के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बाकी कंट्रीज को सेल करता नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे कि नेटो कंट्रीज में सिर्फ यूएसए के पास ही एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, और किसी और नेटो कंट्री के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है, नॉट इवन जर्मनी और फ्रांस। और अगर जैसे इंडिया को रिक्वायरमेंट है और इंडिया ने सोचा है कि उसके पास होना चाहिए, हमें लगता है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना चाहिए, तो हमें यूएसए से परचेज करना चाहिए। अगर यूएसए हमें नहीं करे तो हमें रशिया से ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने चाहिए, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी तक हमने मेंटेन किया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी है, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी करनी, पर हम अपनी रक्षा जरूर करें। और हाँ, वैसे मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल यही पूछूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स परचेज करने चाहिए फ्यूचर में या फिर नहीं? वैसे लिखेगा बिल्कुल, इसके आप बारे में लोग कमेंट कमेंट्स सेक्शन में में। करिए। और मुझे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी कि अब देखो होगा क्या, यूएस और कनाडा पैसिफिक को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। यूएसए को ये बात अब समझ में आ जाएगी कि खतरा अटलांटिक ओशन पार करके, मतलब यूरोप को पार करके खतरा नहीं आएगा। खतरा आएगा तो प्रशांत महासागर से आने वाला है। सो अगेन ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कनाडा और यूएस लंबे समय तक याद रखेंगे। पहली बार हो रहा है जब रशिया और चाइना ने ऐसा किया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी बार भी नहीं होगा। आने वाले समय में पैसिफिक ओशन में बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ, ये मेरा भी जितनी स्टडी मतलब रिसर्च में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो मेरे को भी यही लगता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है
प्रोबली कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे ही होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो जोन काफी वो रहता है। क्योंकि उधर चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, और जितने भी अपने आसियान कंट्रीज हैं उन सब का इन्वॉल्वमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया, सारे मेजर जो रिसोर्सेज है, मेजर इकोनॉमीज है, सबका वो है। और ट्रेड रूट के मामले में भी वो है, और काफी वहाँ पे रिसोर्सेज अनएक्सप्लोर है। तो मोस्ट प्रोबली वहाँ पे, क्योंकि कंट्रीज थोड़े आसपास भी, और चाइना इतना एग्रेशन दिखाता है एशियन कंट्रीज, फिलीपींस के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, और खैर उनका तो सभी नेबर्स के साथ ऐसा ही है। तो प्रोबली बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसा कि प्रशांत सर भी बोल रहे हैं, कि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडो पैसिफिक। पूछूंगा। हाल ही में आपको बताया कि भारत ने फेज 2 टेस्ट किया है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड करी है कल। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो टेस्ट है किसने कंडक्ट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इसरो, HAL, DRDO या फिर इंडियन आर्मी। कमेंट सेक्शन में करिए। बिल्कुल, प्रशांत सर के वीडियो के कमेंट्स में जाइए और वहाँ पे बताइए, या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर आप कोई इसको फॉलो करते हैं जियो पॉलिटिक्स को, तो आपको ये पता होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर। उत्तर जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। पर प्रशांत सर के जितने भी वीडियोस होते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। पहले, इससे पहले अन अकेडमी पे भी पढ़ाते थे, और फिर ये वापस स्टडी आईक्यू पे आ गए। इन्होंने शुरुआत शायद यहीं से ही करी थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इनको स्टडी आईक्यू पे ही देखा था। फिर उसके बाद बीच में अन अकेडमी पे चले गए थे। पर ये काफी सही से नॉलेज देते हैं, और जो रशिया, यूएस, रशिया चाइना जो साथ में आ गए, और उससे यूएस का अब ध्यान वापस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे आएगा, और वो इंडिया को जो अभी वो कह रहे हैं कि मोदी जी रशिया क्यों चले गए, ऐसे वो बिना काम, जबकि मोदी जी का स्टैंड यही था कि हम रशिया से वॉर एंड करने को ही बोल रहे हैं। और ये इंडिया का डिसीजन है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, किसी को डिक्टेट करना, जो कि ये यूएस की नॉर्मली आदत है, आई गेस उसको ये छोड़ देनी चाहिए, स्पेशली इंडिया के केस में, क्योंकि इंडिया पहले ही बहुत अच्छी पावर है, इकोनॉमिक वे में हम ग्रो कर रहे हैं, मिलिट्री हार्ड पावर में हम ग्रो कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर में हम ग्रो कर रहे हैं। तो और मेरा इंडिया से, मैं यही एज इंडियन सिटीजन में यही चाहता हूँ कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मेंटेन करे, और अपनी हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर सबको बढ़ाए, और इकोनॉमिक उसमें भी हम अच्छे से ग्रो करें। तो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।